मॉर्निंग क्लास। तो आपके थर्ड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 311 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आप सभी को पता होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, उद्यमिता। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, उद्यमी। यानी कि एक व्यक्ति जो उद्योग धंधा करता है वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्राइजेज का मतलब क्या होता है, उद्योग। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड है वो दो लैंग्वेजेस से लिया गया है, जिसका फर्स्ट है फ्रेंच का मतलब फ्रेंच में एंटरप्रेन्योर, या जर्मन के अंदर है अंटरनेहमेन। इन दोनों वर्डों से लिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मतलब है टू अंडरटेक या टू डू समथिंग। टू अंडरटेक का मतलब क्या होता है कि किसी भी एंटरप्राइजेज को या किसी भी काम को अपने अधीन करना, और टू डू समथिंग का मतलब होता है कुछ कार्य करना। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमियों का एक ऐसा ग्रुप जो अपने स्किल, अपनी रिस्क बियरिंग एबिलिटी या अपनी जो दूरदृष्टि है उसका उपयोग करके किसी बिजनेस को चलाता है, किसी उद्योग को चलाता है, तो वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता। ठीक है, तो फिर आता है कि उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्राइजेज यानी कि उद्योग, इन तीनों के अंदर आपस के अंदर क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि एक प्रोसेस ऑफ एक्शन, एक कार्यों की एक प्रक्रिया। ठीक है, और एंटरप्राइजेज का मतलब क्या होता है, इनका क्या है, उद्देश्य या एक कोई थिंग या चीज़, ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं, एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं आप लोगों के एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए एक उद्यमी के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के गुण। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है रिस्क टेकिंग। फर्स्ट कौन सा है, रिस्क टेकिंग। तो रिस्क का मतलब क्या होता है, जोखिम। तो जो भी उद्योग धंधा है उसके अंदर सबसे अधिक, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि रिस्क, यानी कि उसके फेल होने का रिस्क। ठीक है, किसी प्रकार की दुर्घटना का रिस्क। तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, उसे क्या चाहिए कि वो रिस्क टेकिंग, यानी कि वो आगे रिस्क ले सके। ऐसा नहीं कि ये काम करेंगे तो ये रिस्क है इसमें, ये कार्य करेंगे तो इससे ये नुकसान हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो वो कभी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक उद्यमी नहीं बन सकता। ठीक है, तो सेकंड कौन सा है, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो दूसरा गुण कौन सा है, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो उद्यमी को हमेशा इनोवेटिव, यानी क्या मतलब होता है इनोवेटिव का, नवाचारी, यानी कि जो नए नए तरीकों को अपनाए, और क्रिएटिव मतलब उसका दिमाग है वो रचनात्मक हो, कोई नई नई चीज़ों की खोज करे, उसे क्या कहते हैं, क्रिएटिव। ठीक है, तो अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए, डिफरेंट मेथड्स, नए नए मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आप लोगों में भी तो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास। ठीक है, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर कोई भी कार्य करता है तो उसमें क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास, कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सब सही है, दुनिया चाहे जो भी बोलती रहे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर के अंदर जो तीसरा कौन सा गुण है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर नंबर 4 है
पर्सनल ड्राइव एंड एनर्जी। पर्सनल ड्राइव एंड एनर्जी, इसका मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर एनर्जी यानी कि जोश, ऊर्जा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने उद्योग धंधा स्टार्ट कर दिया, दूसरे लोग संभाल रहे हैं, वो खुद भाई साहब 3-3, 4-4 दिन तक अपने उद्योग पे आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ अगर 7 बजे तक मान लो काम करते हैं तो जो एंटरप्रेन्योर है उसे खुद कितने बजे तक काम करना चाहिए, लगभग उसके 1 घंटे बाद तक। एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि मतलब कंपलसरी है। हाँ, तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए क्या चाहिए कि वो खुद उसकी यानी कि पर्सनल ड्राइव मतलब वो खुद उसकी देखभाल करे, खुद कार्य करे, और एनर्जी मतलब उसके अंदर ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जावान। फिर आता है टेकिंग इनिशिएटिव। नंबर 5 है टेकिंग इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि कोई नया कदम उठाना, ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए नया कदम उठाना, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ डेवलप हुई तो ऐसे तो नहीं है ना कि वो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड थी, ठीक है। तो किसी ना किसी ने तो उसको एस्टैब्लिश किया होगा ना, पहले उसकी फैक्ट्री है, कोई भी उद्योग धंधा है तो उसको पहले किसी ना किसी ने तो एस्टैब्लिश किया होगा, उसके बाद आज जाके लोगों ने सबसे पहले अपनाया होगा। मान लो कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो किसी ने सबसे पहले तो रिस्क लिया होगा ना कि मैं इसको सबसे पहले लाऊं। तो इन टेकिंग इनिशिएटिव मतलब कि उस सेक्टर के अंदर सबसे पहला काम करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर एक में ही करें सक्सेसफुल हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और वो सक्सेसफुल हुए, ठीक है। फिर आता है नंबर 6 सीकिंग फीडबैक ऑफ ओवन एफर्ट्स। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर हमेशा ये गुण होना चाहिए कि वो जो भी कार्य करे, ठीक है, चाहे उसने अच्छा किया है, बुरा किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो जो भी कोई कार्य करता है उसका फीडबैक वो हमेशा प्राप्त करे। किन से? जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसकी फीडबैक कौन देगा? तो जो पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे मान लो कोई पेन है, ठीक है, तो किसी ने पेन की फैक्ट्री या पेन का इंटरप्राइजेज किसी ने एस्टेब्लिश किया, ठीक है, तो वो फीडबैक किन से लेगा? जो लिखते हैं, स्टूडेंट्स है या जो भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार मान लो किसी ने कोई गाड़ी नई लॉन्च किया, नया गाड़ी का कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, नई गाड़ी का इंटरप्राइजेज किसी ने चालू किया, ठीक है, तो वो किन से फीडबैक लेगा? जिनको गाड़ी नहीं चलानी आती है, जो रेगुलर गाड़ियाँ चलाते हैं उनसे, ठीक है। तो हमेशा कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसको हमेशा अपने जो एफर्ट्स वो करता है उसके बारे में हमेशा फीडबैक लेना चाहिए, ताकि उस फीडबैक लेने से क्या प्राप्त होता है? उसकी अच्छाई भी, अच्छाई के साथ साथ कमियां भी, कि उसको पता लग जाता है कि मैंने ये कमियां रखी है, इसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, या उसको ये पता लग जाता है कि मैंने ये अच्छा काम किया था, इस वजह से ये कार्य बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। फिर आता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो कार्य या इंटरप्राइजेस का नियंत्रण है, उसके डिसीजंस के जो बड़े बड़े डिसीजंस के नियंत्रण है, वो इंटरनल यानी कि आंतरिक, यानी कि स्वयं के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को नियंत्रण दे रखा है और वो कार्य कर रहा है तो वो अपने हिसाब से कार्य करता है, लेकिन इंटरप्राइजेज आपकी है, ठीक है। फ़र्क होता है ना, जो पैसे लगाता है उसको टेंशन ज़्यादा होती है, तो जो डिसीजंस है या जो कंट्रोल है वो किसके पास होना चाहिए? इंटरनल इश्यूज, मतलब स्वयं के पास, ठीक है। फिर आता है ओरिएंटेशन टुवर्ड फ्यूचर गोल्स। ओरिएंटेशन
टुवर्ड फ्यूचर गोल्स। इसका मतलब क्या होता है कि भविष्य के जो उनके लक्ष्य हैं उनको समर्पित होना चाहिए। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? समर्पित या झोंका हुआ। टुवर्ड फ्यूचर गोल्स मतलब भविष्य के जो लक्ष्य हैं, फ्यूचर के जो लक्ष्य हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक एंटरप्राइजेस चालू करता है, कोई भी मान लो, तो वो उसी पर सीमित रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो वैसे ही है कि जैसे मान लो जैसे आज तक आपने बहुत बहुत बड़े उद्योगपतियों का नाम सुना होगा, अंबानी है, अडानी है, बाटा। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? कोई भी एक एंटरप्राइजेस चालू किया या फिर सभी एक साथ चालू किए थे? नहीं ना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जैसे कोई भी एक चालू कर दिया, जैसे कुछ भी छोटा मोटा अपने जैसे कैपेसिटी के हिसाब से इन्होंने मान लो कपड़ा या टेक्सटाइल मिल का कर दिया, या फिर आयरन का, है ना, स्टील का। तो फिर उसके बाद इन्होंने आगे जैसे जैसे उससे इनकम हुई उसको आगे यूटिलाइज करते 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 इन्होंने मतलब एक एम्पायर खड़ा कर दिया। ठीक है, एक साथ तो नहीं हुआ था ना सारा। तो इन्होंने फ्यूचर गोल्स बनाए और उनके ऊपर कार्य कर, जो है वो तो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपको उसी पे टिका हुआ नहीं रहना है, उसके बाद आपको आगे का भी सोचना है। ठीक है, फिर आता है मनी एज ए मीज़र ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस की मीज़र कैसे करोगे आप? मनी से। मनी इज मीज़र ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, कोई भी किसी की भी परफॉर्मेंस मापनी हो तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे किसी मान लो आपकी बाइक है तो उसकी, या फिर आपके पास जो भी गाड़ी है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे मापते हैं आप? एवरेज, किससे? माइलेज। ठीक है, कि वो पर किलोमीटर इतनी इतनी एवरेज देती है। ठीक है तो आपको अगर आपने एंटरप्रेन्योर जो भी है, मान लो कोई भी एक एरिया के अंदर 2 एंटरप्रेन्योर है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस का मीज़र है वो आप किससे करेंगे? मनी से, धन से, कि वो पर ईयर या पर एनम कितना रुपया कमाता है। एक के पास मान लो बहुत बड़ा एंटरप्राइजेज है, उसके 4-5 मान लो सब्सिडी कंपनीज फलाना फलाना, वो साल का 1000 करोड़ रुपए कमाता है। एक के पास सिर्फ 2 कंपनियां हैं लेकिन वो 1500 करोड़ रुपए कमाता है। तो बेस्ट कौन सा हुआ? 1500 करोड़ रुपए वाला, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर की परफॉर्मेंस है वो किस में मापी जा रही है? एज ए मनी। कोई भी व्यक्ति है वो अगर उद्योग धंधा खोलता है तो उसका सबसे पहला उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मनी कमाना, धन कमाना। ठीक है, तो वैसे ही तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे मापेंगे? धन से। ठीक है, समझ में आया? कोई नहीं, ठीक है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक अवश्य दें इस क्लास के बारे में, और जो भी आपको अगर कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी किसी भी प्रकार का है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं, उसका आगे की क्लास में सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है सिस्टमैटिक प्लानिंग नंबर 10। कैरेक्टर नंबर 10 क्या है? सिस्टमैटिक प्लानिंग। सुव्यवस्थित योजना। समझ गए? तो कोई भी कार्य करो आप, चाहे कुछ भी कार्य करते हो, अगर आप उसकी प्लानिंग नहीं करते हो तो उसके सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं? 0। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप तुक्के मारे और वो सही हो जाएगा, नहीं। अगर आपको बिजनेस चालू करना है, कोई भी एंटरप्राइजेस चलानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। समझ में आया? प्लानिंग में क्या? ठीक है, प्लानिंग में क्या है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये किस में आएंगे? प्लानिंग के अंदर। जैसे मान लो आपने कोल्ड स्टोरेज खोला, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना कोल्ड स्टोरेज, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है,
तो कोल्ड स्टोरेज का मेन पर्पस तो वो आपको पता ही है क्या है, ठीक है, कि कोई भी इंटरप्राइज उसका मेन पर्पस तो आपको बता ही है ना क्या है, कि पैसा कमाना, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होगा कि आप कोई भी क्रॉप है या कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस है उसको आप स्टोर कर देते हो ताकि आप उसको ऑफ सीजन में बेच सकें। तो कोल्ड स्टोरेज वाला आपका मेन उद्देश्य क्या होगा कि आप उसको स्टोर करना है। तो सबसे पहला कि कैसे स्टोर करना है, फिर सेकंड आता है कि उसको कब बेचना है, उससे पहले आता है कि क्या स्टोर करें जिसके आपको आगे फ्यूचर में हाई प्राइसेस मिल सके, ठीक है। उसको कब बेचना है, कैसे बेचना है और किस जगह पर बेचना है, ठीक है। ये सब आप सबसे इसको कोल्ड स्टोरेज को लगाने से पहले डिसाइड करेंगे। वो क्या होती है, सिस्टमैटिक प्लानिंग, ठीक है। फिर आता है नंबर 11, ये क्या है, डीलिंग विद फेलियर। डीलिंग विद फेलियर, तो ऐसा क्या 100% ऐसा फिक्स है क्या कि आपने एंटरप्राइजेस जो भी लगाया वो सक्सेसफुल होगा? ऐसा नहीं होता ना कि 100% सक्सेस तो किसी में नहीं मिलती, फेलियर भी तो मिलता है ना कई बार, ठीक है। तो उस फेलियर के बाद आप कैसा बिहेव करते हो, उसको आप कैसे डील करते हो, वो एक है एंटरप्रेन्योर का गुण, कि आप उसको उसमें फेल होने के बाद आप उसको छोड़ देते हो, नया चालू नहीं करते हो या फिर उससे कुछ सीखते हो। ये सब आपका क्या है, एक गुण। मतलब आपने क्या करना है कि मान लो कोई बिजनेसमैन फेल हो गया, कोई एंटरप्रेन्योर फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, फेल होने की जो कंडीशन थी उसकी, क्या क्या किस कंडीशन के कारण वो फेल हुआ, समझ में आया कि उसके क्या क्या कारण रहे, तो वो किससे प्राप्त होगा, उसके फीडबैक से। मैंने आपको पहले ही बताया था, फीडबैक है ना, सीकिंग फीडबैक्स ऑफ ओवन एफर्ट्स। तो वो क्या करेगा, अपने कार्य जो भी उसने किया उसके फीडबैक प्राप्त करेगा लोगों से, फेल होने के बाद की बात है, ठीक है। फीडबैक में उसे क्या प्राप्त होगा कि उसने जो काम किया उसमें उसने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया था, ऐसा कौन सा गलत स्टेप था जिसकी वजह से वो फेल हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो डीलिंग विद फेल्योर, तो उसको फेल होने के बाद बैठना नहीं है, आगे नेक्स्ट जो भी है कमियों को सुधारते हुए नए सिरे से कार्य स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आता है इंफॉर्मेशन सीकिंग। सीकिंग का मतलब आपको पता है ना, खोजना या फिर चाह रखना किसी की, है ना। इंफॉर्मेशन सीकिंग, इंफॉर्मेशन सीकिंग मतलब जानकारियाँ जुटाना। मान लो आप इस चौक की या फिर मार्कर की या किसी प्रकार का एंटरप्राइजेस चालू करते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में, उसके यूटिलाइजेशन के बारे में, है ना, उसके आगे के फ्यूचर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। उसके बाद ही आप इन्फॉर्मेशन या जो इंटरप्राइजेज है वो चालू करोगे, ठीक है, समझ में आया। फिर आता है 14वां गुण, 14th नंबर, वो है सबसे बेटर, लीडरशिप, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखो, मान लो कोई भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो बन जाए। एंटरप्रेन्योर कौन है, जो एंटरप्राइजेस चालू कर देता ठीक है ना। तो वो उतना होना भी काफ़ी नहीं है, उसके अंदर ये सारे गुण होंगे तभी जाके वो सक्सेसफुल लीडर बनेगा, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा, ठीक है। लीडरशिप मतलब नेतृत्व का गुण, कि एंटरप्रेन्योर कोई व्यक्ति, एंटरप्राइजेस कोई व्यक्ति एक आदमी तो नहीं चला सकता ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको टीम, और टीम को काम करवाने के लिए क्या चाहिए, उसके अंदर कौन सा गुण चाहिए, लीडरशिप, ठीक है। मान लो ऐसा कोई मान लो एंटरप्रेन्योर है जिसकी कोई बात ही नहीं मानता हो, उसके टीममेट्स बात नहीं मानते हो, उसके जो सबऑर्डिनेट्स है, जो उसके नीचे कार्य करने वाले वो बात नहीं मानते हो, तो वो उसके एंटरप्रेन्योर होने का क्या मतलब है। उसमें क्या होना चाहिए, लीडरशिप का गुण, उससे काम करवाना आना चाहिए। वो क्या है, लीडरशिप का गुण, ताकि वो अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट कर सके, उनसे कार्य करवा सके, ठीक है। फिर आता है अचीवमेंट मोटिवेशन, 13th नंबर, ये 14th, अचीवमेंट
मोटिवेशन। अचीवमेंट, मोटिवेशन। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को प्राप्त करना, उपलब्ध। और मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेट होना किसी से। तो देखो, हर एक व्यक्ति के लिए अपनी मोटिवेशन के अलग अलग मीजर्स हैं, वो अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि सेवा से मोटिवेट होते हैं कि आज मैंने ये कार्य किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आगे भी करूँगा। ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं कि मैंने, जैसे आप लोगों पे है, ठीक है, स्टूडेंट्स पे, कि मैंने इस सेमेस्टर में 70% अचीव किया, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन मेरे को आगे क्या करना है? 80%। तो वो क्या होता है? अचीवमेंट मोटिवेशन। तो इसी प्रकार एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होना चाहिए कि मैंने इस साल 200 करोड़ का बिजनेस किया है, लेकिन मेरे को अगले साल क्या करना है? 500 करोड़ का बिजनेस करना है। तो वो क्या होता है? मोटिवेशन। कौन सा? अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है। फिर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि एंटरप्रेन्योर के पास जो भी उपलब्ध रिसोर्सेज है या उस एंटरप्राइजेज से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज है उसको चाहिए होते हैं, वो उसके पास उपलब्ध होने चाहिए हमेशा, चाहे कैसे भी हो, चाहे उसके पास खुद के हो, चाहे उसके पास किराए के हो या कुछ। मान लो आपने घर पे देखा होगा ना, एक एग्जांपल देता हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन, कि जैसे आपने घर पे देखा होगा कि बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स आपके पास पड़े हैं, घर वालों के पास, जो खेती करते हैं, ठीक है, लेकिन सभी एक साथ तो काम नहीं आते ना। जब ज़रूरत होती है तभी दूसरा काम आता है, जैसे कल्टीवेटर वो अलग काम आता है, एम्बी प्लोई अलग काम आता है, ठीक है, स्पाइक टूथ है वो अलग काम आता है, तो सबके अलग अलग काम है, ठीक है। तो उसी प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर के पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज को तो ढेर लगे लेकिन काम का एक भी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं हो कि कोई काम है उसके लिए उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। रिसोर्सेज क्या होंगे एंटरप्राइजेज के अंदर? पैसा, लेबर, है ना, मार्केट, ये सब, ठीक है। तो उन सब का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए और उसके पास अवेलेबल भी होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग मतलब उसका सामाजिक जिसको बोलते हैं नेटवर्क, कि कितना उसका मजबूत है। मान लो कोई व्यक्ति है, सोशल नेटवर्किंग का लाभ देखो क्या होगा कि कोई व्यक्ति है जो अकेला रहता है हमेशा, ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं,